नमस्ते दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतिहास में कभी ऐसा भी हुआ हो कि दुश्मन हार का बदला लेने की जगह अपने शत्रु की मृत्यु के बाद उसके लिए स्मारक बना दे। हिमालय के उस पार एक ऐसे भारतीय योद्धा की कहानी प्रचलित है जहां शत्रुओं ने एक योद्धा की मृत्यु के बाद उसे पूजना शुरू कर दिया। ये गाथा आज भी पश्चिमी तिब्बत के तकलाकोट और पुरंग की वादियों में जीवित है। आज हम बात करेंगे उस शूरवीर की जिसने भारत की सीमाओं को लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के मानसरोवर तक पहुंचाया। ये कहानी है जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया की, एक ऐसा नाम जिससे हिमालय की वादियां आज भी थर्राती है। उनका जन्म सितंबर 1784 में एक चंदेल राजपूत परिवार में ठाकुर हरजय सिंह के घर कहलूर रियासत में हुआ था। उन्हें उनके वतन के नाम पर कहलूरिया के नाम से जाना जाता था। 1803 के आसपास उनकी भेंट राणा जसवंत सिंह से हुई, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला, तलवारबाजी, घुड़सवारी और पर्वतीय सैनिकों के कठोर अनुशासन में प्रशिक्षित किया। जोरावर सिंह ने अपनी सेवाएं डोगरा शासक राजा गुलाब सिंह के दरबार में अर्पित की, जो खुद महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य के प्रति वफादार थे। उन्होंने अपनी यात्रा रियासी, भीमगढ़ किले के एक साधारण सिपाही से शुरू की। एक दिन उन्होंने किले के रसद विभाग में हो रहे धन के दुरुपयोग की ओर निडरता से संकेत किया। उन्होंने एक बेहतर वितरण प्रणाली का सुझाव दिया जिससे राजकोष की बचत हो सके। उनकी इस निष्ठा और प्रशासनिक कुशलता से प्रभावित होकर राजा गुलाब सिंह ने उन्हें तुरंत रियासी का किला अधिपति नियुक्त कर दिया। उनकी निष्ठा और ईमानदारी, राशन और रसद प्रबंधन में अद्वितीय कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें किश्तवाड़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया, और यहीं से उनके हिमालयी विजय के स्वप्न ने आकार लेना शुरू किया। उनकी साहसी आंखें उन बर्फीली चोटियों को देख रही थीं, जिन्हें पार करना उस समय असंभव माना जाता था। जोरावर सिंह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता भी थे। ऐतिहासिक सिख अभिलेख बताते हैं कि जोरावर सिंह 875 जांबाज सैनिकों की एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, जो उनके बढ़ते रुतबे का सबूत था। उन्होंने न केवल सैन्य शक्ति बढ़ाई, उन्होंने कठोरता व न्याय के बीच ऐसा संतुलन बनाया कि सैनिकों का उन पर अटूट विश्वास हो गया। यही कारण था कि उनके सैनिक दुनिया की छत कहे जाने वाले हिमालय की ऊंचाइयों तक उनके पीछे चले आए। 1834 में जोरावर सिंह ने 5000 डोगरा सैनिकों के साथ लद्दाख पर हमला बोला। ये रास्ता इतना दुर्गम था कि गर्मियों में भी यहाँ हड्डियां जमा देने वाली ठंड होती थी। सुरु घाटी का युद्ध, लद्दाखियों ने सनखू के पास डोगरा सेना को रोकने की कोशिश की, लेकिन जोरावर सिंह की रणनीतिक सूझबूझ के सामने वे टिक नहीं पाए। उन्होंने सिखाया कि पहाड़ों में बिना भारी सामान के तेजी से कैसे बढ़ा जाता है। उन्होंने स्थानीय किलों को जीता और लद्दाख को जम्मू रियासत का हिस्सा बना दिया। लद्दाख पर कब्जा करना सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये तिब्बत के साथ होने वाले पश्मीना ऊन के व्यापार पर नियंत्रण की शुरुआत थी। लद्दाख को जीतने के बाद जोरावर की नजरें बाल्टिस्तान, अब पाक अधिकृत कश्मीर में, पर थीं। यहाँ का राजा अहमद शाह एक शक्तिशाली किला स्कदू लेकर बैठा था। कहा जाता है कि जब डोगरा सेना सिंधु नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, तब कड़ाके की ठंड थी। जोरावर सिंह ने बर्फीले पानी के ऊपर बर्फ का पुल, आइस ब्रिज, बनने का इंतजार किया और रात के अंधेरे में दुश्मन को चौंकाते हुए किले पर धावा बोल दिया। 1840 तक जोरावर सिंह ने बाल्टिस्तान को भी जीत लिया। अब उनकी सीमाएं चीन और तिब्बत से टकरा रही थीं। महाराजा शेर सिंह जब 1841 में महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी बने तो राजा गुलाब सिंह के साथ मिलकर उन्होंने जनरल जोरावर सिंह को तिब्बत की और राज की सीमाएं बढ़ाने की इजाजत दे दी। जोरावर सिंह ने वो किया जो इतिहास में किसी भारतीय सेनापति ने नहीं किया था। उन्होंने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। उनका लक्ष्य था कैलाश मानसरोवर और पवित्र रक्षा ताल। अभियान का चरम के समय डोगरा सेना ने तिब्बती सेना को हराकर तकलाकोट पर कब्जा कर लिया। उन्होंने तिब्बत के अभियान के दौरान तकलाकोट, कैलाश पर्वत के पास में एक अड्डा स्थापित किया, जो नेपाल सीमा से लगभग 15 मील, लगभग 25 किलोमीटर दूर ही स्थित था। दिसंबर 1841 में हिमालय में ऐसी भीषण बर्फबारी हुई जो शताब्दियों में नहीं देखी गई थी। 0 से 40 डिग्री नीचे का तापमान, रसद की कमी और 15,000 फीट की ऊंचाई। डोगरा सैनिक अपनी बंदूकों के लकड़ी के हिस्सों को जलाकर स्वयं को जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। इसी विकट परिस्थिति में तिब्बत और चीन की विशाल सेना ने चालाकी से हमला कर दिया। रणभूमि में एक गोली जोरावर सिंह के कंधे में लगी। वे घोड़े से गिर गए, किंतु उन्होंने समर्पण नहीं किया। उन्होंने अपनी तलवार से शत्रु का संहार जारी रखा, जब तक कि एक तिब्बती भाले ने उनके प्राण नहीं हर लिए। इस तरह लड़ते हुए 12 दिसंबर 1841 को वो वीरगति को प्राप्त हुए। दिसंबर 1841
तो यो के भीषण युद्ध के बाद जब जनरल जोरावर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए तो तिब्बती सैनिक उनकी अदम्य वीरता देख दंग रह गए। उनके मन में सम्मान तो था ही, पर साथ ही एक अलौकिक भय भी था। उन्हें डर था कि जोरावर सिंह की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वो पुनर्जन्म लेकर उन्हें समूल नष्ट कर सकती है। उनकी आत्मा को शांत करने और उनके कोप से बचने के लिए तिब्बतियों ने युद्ध भूमि के पत्थरों और जनरल के अवशेषों से एक विशेष स्मारक बनाया, सिंगबा चोर्टिन, यानी एक शेर जैसे योद्धा का स्तूप। तिब्बती लोक कथाओं में उन्हें शेनपा या बहादुर सिंह कहकर पुकारा जाता है। उनके बारे में ऐसी मान्यताएं हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। तिब्बतियों का मानना था कि जोरावर सिंह का साहस कोई सामान्य गुण नहीं, बल्कि उनके शरीर में निवास करने वाली एक दैवीय शक्ति थी। लोक कथाओं के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद स्थानीय लोगों ने उनके शरीर के अवशेषों को आपस में बांट लिया। वे उनकी हड्डियों और मांस के टुकड़ों को पवित्र ताबीज की तरह सहेजकर रखने लगे। आज भी कहा जाता है कि तिब्बती माता पिता अपने बच्चों को वे ताबीज पहनाते थे ताकि जनरल जोरावर सिंह की निर्भीकता और शक्ति उनकी अगली पीढ़ी की रगों में भी दौड़ सके। तिब्बती वृतांत जोरावर सिंह को एक ऐसे एकमात्र सेनापति के रूप में याद करते हैं जिन्होंने मानसरोवर के दुर्गम अभियान में चीनी शाही ध्वज मंटालाई फ्लैग पर कब्जा किया था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर प्रकृति के क्रूर थपेड़ों को मात देने वाले इस महानायक को तिब्बतियों ने एक ऐसे महामानव का दर्जा दिया जो केवल सेनाओं पर ही नहीं बल्कि कुदरत के तत्वों पर भी विजय पाने की सामर्थ्य रखता था। आज अगर लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया को जाता है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक सीमाओं को राजनैतिक सीमाओं में परिवर्तित कर दिया। भारतीय सेना का जोरावर हल्का टैंक, लाइट टैंक, उन्हीं की फुर्तीली और अजेय युद्ध नीति को एक विनम्र श्रद्धांजलि है। इसके अलावा भारत ने साल 2000 में उनकी याद में 300 पैसे का एक स्टैंप जारी किया था। वंशज आज भी उनकी याद को संभालकर रखते हैं। कल से कल तक चैनल की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास को याद रखा जाए और वर्तमान में साझा किया जाए, ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।